सच बताऊं तो उस एक लेख ने रातों रात पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। बिल्कुल। मतलब उस समय तक पश्चिमी दुनिया का यही मानना था कि सभ्यता और आधुनिकता जो है वो सिर्फ मिस्र या मेसोपोटामिया की देन है, और भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीन इतिहास है वो बस कुछ खानाबदोश कबीलों तक सीमित है। जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी थी। एकदम सही कहा आपने। लेकिन उस लेख ने बताया कि भारत की जमीन के नीचे एक ऐसी सभ्यता दबी पड़ी है जो न सिर्फ मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन थी, बल्कि कई मायनों में उनसे कहीं ज्यादा उन्नत और विशाल थी। और देखिए, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने इस सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की ना, तो वो सच में इतिहास की दुनिया में एक भूकंप जैसा था। अचानक से हमारे इतिहास की किताबों में एक पूरा नया अध्याय जुड़ गया। मतलब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसका फैलाव लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर में था। 8 लाख? हाँ, 8 लाख। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। अगर हम आज के नजरिए से देखें तो ये मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं के कुल क्षेत्रफल को मिला दें तो उससे भी बड़ा था। क्या बात कर रही हैं? मतलब आज का पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से सब इसमें आ गए। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास जो आज टॉपर नोट्स और स्रोत सामग्रियां हैं, वे बताती हैं कि ये सिर्फ एक बड़ा इलाका नहीं था, इसे बाकायदा प्रथम नगरीय क्रांति का दर्जा दिया गया है। सही बात है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ खुदाई में मिले बर्तनों की गिनती करना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के लोग इतने व्यवस्थित तरीके से कैसे रह रहे थे। इस नगरीय क्रांति को समझने के लिए ना, सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि कोई भी सभ्यता रातों रात शहर में नहीं बदल जाती। हाँ, जाहिर सी बात है। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी जो मुख्य रूप से 3 चरणों से गुजरी। पहला था प्रारंभिक चरण, जैसे आमरी और कोटदीजी के स्थल, जहां धीरे धीरे कृषि समुदायों का उदय हो रहा था। मतलब गांव बस रहे थे। हाँ। फिर आता है विकसित, या जिसे हम मैच्योर चरण कहते हैं। ये वो दौर है जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा बात करते हैं। इसी चरण में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा जैसे महानगर अपने एकदम चरम पर थे। और तीसरा चरण? तीसरा है उत्तर हड़प्पा या विशहरीकरण का दौर, जब ये महान शहर धीरे धीरे खाली होने लगे और लोग वापस ग्रामीण जीवन की ओर लौटने लगे। ये एक बहुत ही अजीब चक्र लगता है। अमूमन हम सोचते हैं कि मानव इतिहास हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता है, मतलब गांव से शहर और शहर से महानगर। लेकिन यहाँ एक मुड़ी विकसित शहरी व्यवस्था वापस ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। पुरातत्वविदों को ये कैसे पता चलता है कि 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले ये अलग-अलग शहर एक ही सभ्यता का हिस्सा हैं? मतलब क्या उनके पास कोई चेकलिस्ट थी? बहुत अच्छा सवाल है। इतिहासकार और पुरातत्ववेद असल में 3 मुख्य पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। देखिए, अगर किसी खुदाई में लाल और काले रंग के विशिष्ट मिट्टी के बर्तन मिले, पक्की मिट्टी के त्रिकोणीय टेराकोटा के टुकड़े मिले और सबसे महत्वपूर्ण पक्की ईंटें मिले जिनका अनुपात 1-2-4 हो। 1-2-4। हाँ, अगर ये तीनों चीजें मिलती हैं तो ये तय हो जाता है कि वो एक हड़प्पा स्थल है। रुकिए, ये 1-2-4 वाला आंकड़ा बहुत दिलचस्प लग रहा है। क्या ये ईंट की मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है? एकदम सटीक। और पता है, ये सिर्फ एक यादृच्छिक या रैंडम आकार नहीं है। तो फिर क्या है? इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से 1-2-4 का अनुपात ईंटों की इंटरलॉकिंग यानी आपस में जुड़ने की क्षमता को सबसे मजबूत बनाता है। अरे वाह! जब आप इन ईंटों से दीवार बनाते हैं ना, तो वे एक दूसरे पर इस तरह से बैठती हैं कि दीवार आसानी से नहीं गिर सकती, यहाँ तक कि भूकंप के झटकों को भी सह सकती है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी की बात ईंट का आकार नहीं है, बल्कि वो मानकीकरण है। मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। बिल्कुल। 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले सैकड़ों शहरों में हर जगह ईंट बनाने वाले एक ही मानक का पालन कर रहे थे। ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। मतलब आज के समय में देखिए, हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है। हम तय करते हैं कि दुनिया भर में USB-C चार्जर का एक ही मानक होगा। हाँ, और फिर भी कंपनियां लड़ती हैं। वही तो, कई कंपनियां इसे मानने में आनाकानी करती हैं।
लेकिन सोचिए 5000 साल पहले कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक और बलूचिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक ईंटों का एक ही सांचा इस्तेमाल हो रहा था। ये बिना किसी सख्त केंद्रीय सरकार या तानाशाह के कैसे संभव है? यही तो वो रहस्य है जो आज भी शोधकर्ताओं को उलझाए हुए है। देखिए, मेसोपोटामिया में हमने देखा है कि वहाँ के शहर काफी अव्यवस्थित थे, लेकिन वहाँ पुजारियों और राजाओं का बड़ा सख्त शासन था, जो डंडे के जोर पर कानून लागू करते थे। हाँ, लिखित कानूनों के जरिए। लेकिन सिंधु घाटी में मानकीकरण इतना सटीक था, फिर भी हमें किसी भी विशाल महल, केंद्रीय सेना या हथियारों के बड़े जखीरे के सबूत कहीं नहीं मिले हैं। कोई सेना ही नहीं थी, कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मानकीकरण किसी डर या तानाशाही का परिणाम नहीं था, बल्कि ये एक व्यापारिक समाज की गहरी आवश्यकता थी। अच्छा, मतलब लॉजिस्टिक्स के लिए? बिल्कुल। जब आप इतने बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं ना, तो मापतौल और निर्माण सामग्री में एकरूपता होना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी ये थोपा गया अनुशासन नहीं था, बल्कि एक सामूहिक समझदारी थी। सही कहा। और ये समझदारी उनके नगर नियोजन में सबसे ज्यादा झलकती है। हमने बचपन से इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि उनके शहर एक ग्रिड प्रणाली पर बने थे। हाँ, ग्रिड सिस्टम। मतलब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। लेकिन इसका वास्तविक फायदा क्या था? क्या ये सिर्फ देखने में सुंदर लगता था? नहीं, इसके पीछे विशुद्ध विज्ञान और व्यवहारिक सोच थी। मैं समझाती हूँ। हाँ, बताइए। जब मुख्य सड़कें समकोण पर काटती हैं और पूरा शहर आयताकार खंडों में बंट जाता है, तो हवा का प्रवाह पूरे शहर में निर्बाध रूप से होता है। ओके। मुख्य सड़कें हवा की दिशा के समानांतर बनाई गई थीं, ताकि प्राकृतिक हवा ही सड़कों की सफाई कर दे। मतलब धूल और कचरा खुद ब खुद उड़कर शहर से बाहर चला जाए। क्या बात कर रही है? मतलब वो ऑटोमेटिक सफाई हो रही थी? बिल्कुल। ये उस समय का नेचुरल एयर कंडीशनिंग और ऑटोमेटिक सफाई सिस्टम था। ये तो किसी भी आधुनिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के प्लानर को शर्मिंदा करने के लिए काफी है ना? और अगर हम शहरों की बनावट की बात करें, तो स्रोत बताते हैं कि वे आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे। एक पश्चिमी हिस्सा जो ऊंचाई पर था, जिसे गढ़ी या सिटाडेल कहते हैं, और एक निचला नगर। हाँ, सिटाडेल संभवतः सार्वजनिक इमारतों, अन्नागारों और प्रशासनिक कार्यों के लिए था। इसे ना बाढ़ से बचाने के लिए ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था। और निचला नगर आम लोगों के लिए? हाँ, पूर्वी हिस्से का निचला नगर आम जनता के आवासीय इलाके के लिए था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। हर जगह ऐसा नहीं था। अच्छा, कोई अपवाद है क्या? उदाहरण के लिए चन्हूदड़ों एक ऐसा शहर मिला है जहाँ कोई सिटाडेल था ही नहीं। चन्हूदड़ों में सिटाडेल क्यों नहीं था? क्या वो कोई अलग तरह का शहर था? साक्ष्य बताते हैं कि चन्हूदड़ों मुख्य रूप से एक औद्योगिक या कारीगरों का शहर था। एक इंडस्ट्रियल टाउन? हाँ, वहाँ से मनके बनाने के कारखाने और मोहरे बनाने के औजार बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। ओहो। शायद ये पूरी तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, इसलिए वहाँ किसी बड़े प्रशासनिक या शासक वर्ग के निवास की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। समझ गया। दूसरी तरफ धौलावीरा है। धौलावीरा 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था। सिटाडेल, मध्यनगर और निचला नगर। शायद धौलावीरा में एक बड़ा मध्यम वर्ग या व्यापारी वर्ग रहा होगा, जिसके लिए वो अलग मध्यनगर बनाया गया। ये एक बहुत तार्किक अनुमान है। और घरों के डिजाइन की बात करें तो एक बात तो मुझे बहुत ही अनोखी लगती है, वो ये है कि उनके घरों के मुख्य दरवाजे चौड़ी सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। हाँ, पीछे की तरफ खुलते थे। वे पीछे की संकरी गलियों में खुलते थे। ऐसा क्यों? क्या ये सुरक्षा के लिए था? सुरक्षा एक कारण हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य धूल, शोर और सड़क के सीधे प्रदूषण से बचना था। अच्छा, प्राइवेसी के लिए? बिल्कुल। मुख्य सड़क पर बैलगाड़ियों की भारी आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियां होती थीं। पीछे की गली में दरवाजा रखने से घर के भीतर शांति और एकांत बना रहता था। बहुत स्मार्ट। हालांकि यहाँ भी एक बड़ा अपवाद है, लोथल। लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ही खुलते थे। लोथल तो एक व्यापारिक बंदरगाह था, है ना? हाँ। तो शायद इसलिए दरवाजे मुख्य सड़क पर रखे गए हों, ताकि गोदामों या घरों से माल सीधे सड़क पर खड़ी बैलगाड़ियों में लादना और उतारना आसान हो। ये एक लॉजिस्टिक निर्णय लगता है। एकदम सटीक विश्लेषण। लेकिन देखिए, उनकी इंजीनियरिंग का असली चमत्कार अगर कुछ है, तो वो है उनकी जल निकासी यानी ड्रेनेज व्यवस्था। ड्रेनेज सिस्टम, वो तो कमाल का था। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां वे अपने समकालीन मिस्र या मेसोपोटामिया से सदियों आगे थे।
हर घर से एक पक्की नाली निकलती थी जो गली की नाली से जुड़ती थी और फिर वह मुख्य सड़क की बड़ी और ढकी हुई नाली में मिल जाती थी। और सबसे बड़ी बात, ये नालियां खुली नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वे पक्की ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई थीं और सफाई के लिए नियमित दूरी पर मैनहोल्स और सोक पिट बने हुए थे ताकि कचरा एक जगह जमा हो जाए और पानी निर्बाध बहता रहे। सोचिए, आज के कई बड़े शहरों में थोड़ी सी बारिश के मौसम में नालियां उफान पर आ जाती हैं। हाँ, सड़कें तालाब बन जाती हैं। लेकिन उन लोगों ने 5000 साल पहले इस समस्या को सुलझा लिया था। और जल प्रबंधन की इस दीवानगी का सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है, द ग्रेट बाथ। बिल्कुल, ये ईंटों से बनी एक विशाल संरचना है। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी विशेष धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। जैसे आज हम पुष्कर या कुंभ में स्नान करते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन इसकी इंजीनियरिंग देखिए। पानी को रिसने से रोकने के लिए, यानी उसे पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाने के लिए, ईंटों के ऊपर डामर और जिप्सम का मोटा लेप लगाया गया था। डामर का इस्तेमाल, मतलब बिटुमेन? जी हाँ। ये सच में हैरान करता है। अब जब हम इन शहरों की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना उस दौर के कुछ प्रमुख महानगरों की तरफ थोड़ा करीब से देखा जाए। बिल्कुल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे केंद्र थे जो इस सभ्यता की रीढ़ थे। अगर हम हड़प्पा से ही शुरू करें तो वहां से हमें 6 बड़े अन्नागार या ग्रैनरीज मिले हैं। अनाज रखने के गोदाम। हाँ, ये अन्नागार एक तरह से उस समय के केंद्रीय बैंक या रिजर्व थे। वे एक कतार में बने थे और नदी के पास थे ताकि नावों के जरिए अनाज को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। बहुत स्मार्ट। मोहनजोदड़ो में भी तो एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है ना? हाँ, वहाँ का अन्नागार सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। मोहनजोदड़ो तो वैसे भी अपनी कलाकृतियों के लिए बहुत मशहूर है। वो जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, वो वहीं से मिली थी ना? जी, वहीं से मिली थी। और वो कांसे की नर्तकी कोई साधारण मूर्ति नहीं है। वो उनकी उन्नत धातुकर्म यानी मेटलर्जी का सबूत है। उसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था। मैं थोड़ा यहाँ रुकना चाहूंगा। ये लॉस्ट वैक्स तकनीक काम कैसे करती है? यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले मोम यानी वैक्स से वो मूर्ति बनाई जाती है। अच्छा, मोम की मूर्ति? हाँ। फिर उस मोम की मूर्ति के चारों ओर मिट्टी का एक मोटा लेप चढ़ाकर उसे सूखने दिया जाता है। इसके बाद उस मिट्टी के सांचे को आग में पकाया जाता है। गर्मी से अंदर का मोम पिघलकर एक छोटे छेद से बाहर निकल जाता है। ओह, इसलिए इसे लॉस्ट वैक्स कहते हैं। मोम गायब हो गया। बिल्कुल। और अंदर एक खोखला सांचा बचता है। अंत में उस खाली जगह में पिघला हुआ कांसा डाला जाता है। ठंडा होने पर बाहर की मिट्टी तोड़ दी जाती है और कांसे की मूर्ति तैयार हो जाती है। क्या बात है। यह तकनीक इतनी बेहतरीन है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में मूर्तिकार इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब वे सिर्फ किसान या व्यापारी नहीं थे, वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक और कलाकार भी थे। हाँ, बिल्कुल थे। और अगर विज्ञान की बात करें तो लोथल का डॉकयार्ड भी तो इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। लोथल संभवतः दुनिया के सबसे पुराने ज्वारीय बंदरगाहों में से एक था। टाइडल डॉकयार्ड, ज्वार भाटे से चलने वाला। हाँ, इसे समुद्र के ज्वार भाटे का पूरा ज्ञान रखकर बनाया गया था। जब समुद्र में उच्च ज्वार आता था ना, तो पानी के साथ नावें सीधे डॉकयार्ड के अंदर आ जाती थी। अरे वाह। उन्होंने पानी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए बाकायदा लॉक और स्पिलवे सिस्टम बना रखा था। ये एक बेहद समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। और धोलावीरा के बारे में क्या कहेंगे? हमने बात की कि वहाँ 3 हिस्से थे, लेकिन वो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? देखिए, धौलावीरा गुजरात के कच्छ इलाके में है, जहाँ पानी की हमेशा कमी रहती है। रेगिस्तानी इलाका है। हाँ, इसलिए उन्होंने वहाँ एक बेहतरीन जल संचयन प्रणाली यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित की थी। उन्होंने नदियों के पानी को रोकने के लिए बांध बनाए और बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया। बारिश का पानी बचाने के लिए? बिल्कुल। चट्टानों को काटकर बनाए गए ये जलाशय दिखाते हैं कि वे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना कितनी अच्छी तरह जानते थे। बहुत दूरदर्शी लोग थे। और एक और खास बात, वहां से एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है जिस पर सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर उकेरे गए हैं। ये शायद दुनिया का पहला पब्लिक साइन बोर्ड था। क्या बात है। ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत ही आधुनिक और सलीके वाले समाज की बात कर रहे हैं। हाँ, है ना? लेकिन बड़े शहरों के इन भारी भरकम तथ्यों के बीच कुछ छोटे साक्ष्य मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। चन्हूदड़ों के बारे में जो जानकारी है,
वहां से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। हाँ बिल्कुल। और सबसे प्यारा साक्षी जो मुझे लगा, एक गीली ईंट पर एक कुत्ते के पंजों के निशान हैं, जो शायद एक बिल्ली का पीछा कर रहा था। ये पुरातत्व की वो जादुई खिड़की है जो हमें उनके रोजमर्रा के जीवन से जोड़ती है। बिल्कुल। जब हम अन्नागार या जल निकासी देखते हैं तो हम एक प्रशासन को देखते हैं, लेकिन जब हम बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के निशान देखते हैं या मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने देखते हैं तो हम इंसानों को देखते हैं। सही कहा। इसी तरह कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो बताते हैं कि खेती कितनी व्यवस्थित थी। खेती की बात चलिए तो इस पूरी भव्य व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे और संसाधनों की जरूरत होती होगी। जाहिर है। उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? क्या वे सिर्फ कृषि पर निर्भर थे या व्यापार मुख्य था? कृषि तो आधार थी ही। वे दुनिया में कपास के प्रथम उत्पादक थे, कॉटन। दुनिया में सबसे पहले? हाँ, यूनानियों ने इस कपास को सिंडोन नाम दिया था, जो सीधे तौर पर सिंधु शब्द से निकला है। वे गेहूं, जौ और सरसों भी उगाते थे, लेकिन उनकी असली ताकत उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक दस्तावेजों में उन्हें मेलुहा के व्यापारी कहा गया है। मेलुहा, जी। मेसोपोटामिया के शहर उर में कई हड़प्पाई मोहरें मिली हैं जो साबित करती हैं कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच सीधा व्यापार था। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मुझे एक शंका हो रही है। बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना पैसों के कैसे हो सकता है? हमारे साक्ष्य बताते हैं कि उनके पास कोई भी धातु की मुद्रा या सिक्के नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। तो वे अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली या ओमान से तांबा कैसे खरीदते थे? उनका पूरा व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर आधारित था। सामान के बदले सामान। एकदम सही। वे अपने कृषि उत्पाद, कपास के कपड़े और मनके देकर बदले में कच्चा माल लेते थे, और इसी व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें एक बहुत ही सटीक माप तौल प्रणाली की जरूरत थी। अच्छा, वो मानकीकरण जो आपने पहले बताया था। हाँ, उन्होंने चर्ट पत्थर से बने घनाकार बाट बनाए। निचले स्तर के तौल के लिए वे 16 के गुणज का इस्तेमाल करते थे। 16 के मल्टीपल्स? हाँ, जैसे 16, 32, 64। ये मानकीकरण ही उनकी असली करेंसी थी। तो वे मूल रूप से प्राचीन दुनिया के सप्लाई चेन मास्टर थे। आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ बात सच में बहुत उलझ जाती है। मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा है। क्या सवाल? इतना सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, असीमित संपत्ति, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई तलवारें नहीं, कोई ढाल या आक्रामक हथियार नहीं। मानव स्वभाव का इतिहास तो यही बताता है कि जहां संपत्ति होती है वहां लूटने वाले भी होते। सही बात है। तो क्या वे सच में पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे, या हम कुछ मिस कर रहे हैं? ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादित रहस्य है। हमें खुदाई में ना के बराबर हथियार मिले हैं। कुछ तो मिला होगा। जो कुछ तांबे या कांसे के औजार मिले हैं ना, वे शिकार या रोजमर्रा के काम के लगते हैं, युद्ध के नहीं। इसी तरह मिस्र या मेसोपोटामिया के विपरीत हमें कोई विशाल मंदिर या पूजा स्थल भी नहीं मिला है। कोई मंदिर भी नहीं? तो फिर उनका धर्म क्या था? ऐसा लगता है कि उनका धर्म बहुत ही व्यक्तिगत और प्रकृति आधारित था। हमें भारी संख्या में पक्की मिट्टी की मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, मदर गॉडेस। हाँ, जो इशारा करती हैं कि शायद समाज मातृसत्तात्मक था। इसके अलावा मशहूर पशुपति मुहर मिली है, जिसमें एक योगी ध्यान की मुद्रा में बैठा है और जानवरों से घिरा है, जिसे शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। अच्छा। वे पीपल के पेड़ और एक सींग वाले जानवर की भी पूजा करते थे। कुल मिलाकर उनका ध्यान युद्ध पर नहीं, व्यापार पर था। ये विचार बहुत ही आदर्शवादी लगता है, लेकिन जो चीज इतनी आदर्श है वो हमेशा के लिए तो टिकी नहीं सकी। ये तो प्रकृति का नियम है। एक और चीज जो अनुपस्थित है वो है उनकी आवाज। क्या उनकी अपनी कोई लिपि नहीं थी जो हमें बता सके कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ? लिपि थी, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। उनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक। जैसे इमोजी होते हैं। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही। उसमें 400 से ज्यादा संकेत थे जो चित्र जैसे दिखते हैं, और इसे लिखने का तरीका बोस्ट्रोफेगॉन कहलाता है। ये बोस्ट्रोफिटॉन क्या होता है? नया शब्द लग रहा है। इसका मतलब है जैसे बैल खेत जोतता है। अच्छा। वे पहली लाइन दाएं से बाएं लिखते थे और फिर अगली लाइन बाएं से दाएं, और ये क्रम चलता रहता था, जिगजैग पैटर्न में। बिल्कुल। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास मिस्र के रोजेटा स्टोन जैसा कोई ऐसा पत्थर नहीं मिला है जिसमें सिंधु लिपि के साथ साथ कोई ऐसी भाषा लिखी हो जिसे हम जानते हों। तो हम उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं? नहीं,
दुनिया भर के तमाम प्रयासों के बावजूद आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। वे आज भी खामोश हैं। और ये खामोशी उनके पतन के कारण को और भी रहस्यमय बना देती है। इतने शांतिपूर्ण, समृद्ध और समझदार लोग इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गए? क्या बाहर से किसी ने हमला किया था? देखिए, काफी लंबे समय तक यही माना जाता था। मॉर्टिमर व्हीलर जैसे इतिहासकारों ने सिद्धांत दिया था कि बाहर से आर्यों का आक्रमण हुआ और उन्होंने सभ्यता को नष्ट कर दिया। The Aryan invasion theory। हाँ, लेकिन आधुनिक पुरातत्व और विज्ञान ने इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया है। मोहनजोदड़ो में मिले कंकालों का अध्ययन बताता है कि वे किसी युद्ध में नहीं मारे गए थे। फिर क्या हुआ? बाढ़ आ गई थी? जॉन मार्शल का मानना था कि भयानक बाढ़ आई होगी, लेकिन आज के वैज्ञानिक और इतिहासकार जिस सिद्धांत पर सबसे ज्यादा सहमत है वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जी, और पारिस्थितिक असंतुलन। ये पतन अचानक नहीं हुआ था, यह एक क्रमिक विशहरीकरण था। मतलब धीरे धीरे शहर खाली हुए। हाँ, जमीनी हकीकत ये थी कि उस समय मॉनसून का पैटर्न बदलने लगा था। नदियां अपना रास्ता बदल रही थीं, विशेष रूप से घग्गर-हकरा नदी प्रणाली, जिसे सरस्वती भी कहा जाता है, वो धीरे धीरे सूखने लगी। जब नदियां सूखने लगीं और बारिश कम हो गई, तो इतने बड़े शहरों और इतनी बड़ी आबादी के लिए अन्न उगाना और पानी की आपूर्ति करना एकदम असंभव हो गया। यानी उनकी पूरी व्यवस्था जो पानी और नदियों पर टिकी थी, वही उनके खिलाफ हो गई। बिल्कुल। जब जल संसाधन सिकुड़ने लगे तो व्यापार ठप हो गया। जो व्यवस्था उन्हें बांधे हुए थी वो ढह गई। तो लोग गए कहाँ? लोगों को मजबूरन अपने उन बेहतरीन ईंटों वाले शहरों को, अपनी उन ढकी हुई नालियों को छोड़कर पूरब और दक्षिण की ओर पलायन करना पड़ा। छोटी बस्तियों में? हाँ, वे मरे नहीं, वे बस वापस ग्रामीण हो गए। ये पूरी कहानी ना हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हम आज जलवायु परिवर्तन, नदियों के सूखने और बेतहाशा शहरीकरण की बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये सभ्यता हमारे लिए सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। मुझे लगता है ये एक चेतावनी है कि प्रकृति के असंतुलन के सामने बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियरिंग भी किसी काम नहीं आती। और ये भी कि विकास का असली अर्थ सिर्फ बड़ी इमारतें नहीं है। उनका विकास उनकी स्वच्छता, उनकी समानता और उनकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में था। एकदम सही बात कही आपने। और इस पूरे चर्चा से ना एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। हम मानकर बैठे हैं कि वे एक आदर्श शांतिप्रिय समाज थे क्योंकि हमें हथियार नहीं मिले। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जिस दिन धोलावीरा का वो 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड पढ़ लिया जाएगा, या जिस दिन वो रहस्यमयी बोस्टोफिडन लिपि अपनी चुप्पी तोड़ेगी, क्या होगा अगर हमें पता चले कि वे इतने शांतिपूर्ण नहीं थे? या इसके उलट, क्या होगा अगर उन लिपियों में हमें एक ऐसे आदर्श और समानता आधारित समाज को चलाने का वो असली फॉर्मूला मिल जाए जिसे आज की ये आधुनिक और अक्सर हिंसक दुनिया पूरी तरह से भूल चुकी है? सच में वो दिन मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्योद्घाटन का दिन होगा। उनका सत्य हमारी कई धारणाओं को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। वो दिन जब भी आए, इतिहास हमेशा दिलचस्प बना रहेगा। आज की इस गहन चर्चा को हम इसी सवाल के साथ विराम देते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले धूल में मिल गई, वो आज भी हमें आईना दिखा रही है। बिल्कुल। तो बस सीखते रहिए और इतिहास के इन पन्नों में अपने आज